जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, अच्छी तरीके से आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे और स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो भी कर रहे होंगे। तो हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं हिस्ट्री का, उत्तराखंड की हिस्ट्री का। तो हम लोग पहुँच चुके थे उत्तराखंड के दो इम्पॉर्टेंट राजवंशों के बारे में। एक का नाम है कुमाऊँ का चंद राजवंश और एक है गढ़वाल का परमार। तो यहाँ से थोड़ी बहुत तस्वीर स्पष्ट होती है उत्तराखंड के इतिहास को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में। तो हमें इसको एक एक करके समझना होगा। तो एक तरीके से हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड के मेडिवल वाले पीरियड में। तो हमें देखना होगा कि ये दो राजवंश कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के दो पार्ट आप हमेशा याद रखेंगे, एक तो है कुमाऊँ और एक है गढ़वाल। ये बात आप जानते हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ आपस में समकालीन हैं, कई राजा आपस में समकालीन हैं, इनके नाम भी हमें जानने होते हैं। प्लस इस दौरान दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और मुग़ल बादशाह, इन सब के समकालीन नाम भी अगर हमको याद रहें तो इसको कंस्ट्रक्ट करने में या याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। तो कुमाऊँ में जिस राजवंश की स्थापना हुई वो तो थे चंद राजवंश। चंद, आप चंद्र भी समझ सकते हैं, चंद डायनेस्टी। और यहाँ पर है परमार डायनेस्टी। यहाँ पर कौन सी है? परमार डायनेस्टी। ठीक। और इस तरफ हम देख लेंगे इंडिया की हिस्ट्री को भी कि यहाँ पर इन दिनों क्या क्या हो रहा होगा। ठीक। तो कुमाऊँ के चंद, गढ़वाल के परमार, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और उसके बाद मुग़ल बादशाह। ये सिलसिला चलेगा लगभग 1790 तक कुमाऊँ के केस में और 1815 तक गढ़वाल के केस में। ठीक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चंद डायनेस्टी के बारे में, जो उत्तराखंड के कुमाऊँ वाले पार्ट में है। उत्तराखंड का नक्शा आप भली भांति जानते हैं। अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल बना लूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये है आपका कुमाऊँ। गढ़वाल का रीजन थोड़ा सा बड़ा है और ये रहा आपका गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड के वेस्ट वाले पार्ट में है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए चंद डायनेस्टी के बारे में। ठीक। ये रही कुछ बातें जो हमें चंद डायनेस्टी के बारे में समझनी होंगी। तो देखिए, चंद वंश की स्थापना से पूर्व यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो कह सकते हैं बड़ी डेप्लोरेबल स्टेट में है, यानी कि अव्यवस्था फैली हुई है। फिर भी हमें कत्यूरियों के एक शासक ब्रह्मदेव का नाम मिलता है। ठीक। तो ब्रह्मदेव के समय में ही हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ की अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक टीम गई होगी, एक योग्य राजकुमार या कह सकते हैं कि शासक खोजने। तो सोमचंद नाम के व्यक्ति का हमको उल्लेख मिलता है, जो इलाहाबाद के झूसी नाम के इलाके का है। इलाहाबाद के झूसी नाम के स्थान का राजा मिलता है सोमचंद। समझ रहे हैं? सोमचंद। तो सोमचंद हम कह सकते हैं कि चंद वंश का संस्थापक, जिसने अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत माना है। और इनका जो मूल निवास था शुरुआत में, ये क्या था? इलाहाबाद वाला रीजन था, झूसी वाला क्षेत्र। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी। तो हम देख सकते हैं कि सोमचंद्र के समय कत्यूरी के नरेश के राजा का नाम मिलता है हमको, जिसका नाम है ब्रह्मदेव। और टनकपुर नेपाल के मध्य ब्रह्मदेव मंडी उसी राजा की देन है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये ब्रह्मदेव मंडी कहाँ पर है और किस राजा से एसोसिएट करके हम इसको देख सकते हैं। क्या नाम है इनका? ब्रह्मदेव। योग्यता, रूप रंग व उसका व्यक्तित्व देखकर ब्रह्मदेव काफी प्रसन्न हुए और इन्होंने अपनी पुत्री का भी विवाह इनसे कर दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कुमाऊँ में चंद वंश की स्थापना हुई। और इस समय देखिए कुमाऊँ में राजनीतिक अव्यवस्था छाई हुई थी और सोमचंद एक
कह सकते हैं कि एम्बिशियस रूलर के रूप में स्थापित हुए, और यहाँ पर जो भी अयोग्यता, ये कह सकते हैं कि जो अव्यवस्था फैली हुई थी, उसका लाभ उठाकर राज्य स्थापित किया। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या सोमचंद पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक हैं, तो इसका जवाब है नहीं। इनको एक मांडलिक राजा या सबॉर्डिनेट रूलर ही माना जाता है। संस्थापक के रूप में इनका नाम आप याद रखेंगे। ओके, तो 1020 से लेकर 1025 के बीच अधिकतर इतिहासकारों में जो मतभेद हैं, कम से कम इस तिथि को लेकर कई इतिहासकार में कह सकते हैं कि सहमति बनी कि इस वर्ष के बीच में सोमचंद का शासन था, और सोमचंद शिव का उपासक था, यानी कि उसका फॉलोवर था। उसने क्या देखिए, चंपावती देवी के नाम पर चंपावत को अपनी राजधानी बनाया, और हम देख सकते हैं कि शुरुआती राजधानी जो चंद शासकों की थी वो उत्तराखंड के चंपावत वाले क्षेत्र में थी। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। डोटी नाम के क्षेत्र के राजा मल्लवंशी थे, और रैका राजा या राई राजा कहलाते थे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें शॉर्ट में दी गई हैं, एक ब्रीफ दिया गया है चंद शासकों के बारे में कि किस प्रकार सोमचंद के उपरांत उसका पुत्र आत्मचंद गद्दी पर बैठता है और 20 वर्षों तक शासन करता है, और उसके बाद पूर्णचंद नाम के शासक का हमको उल्लेख मिलता है, जिसका टाइम पीरियड है 1066 से 1084 तक। उसके बाद इंद्रचंद नाम के राजा का हमको उल्लेख मिलता है। इंद्रचंद के संबंध में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाया करते हैं अक्सर, उसको आप जान लीजिए, ठीक है। तो एटकिंसन महोदय ने हमको बताया है इंद्रचंद के संबंध में कि इंद्रचंद ने कुमाऊं में रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य आरंभ किया था, और जिसके लिए इसने मैदानी क्षेत्रों से रेशम बुनकरों को भी बुलाया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलती है हमको इंद्रचंद के बारे में, जिसको आप नोट करेंगे और याद भी रखेंगे। इंद्रचंद के बाद हमें देखते हैं संसार चंद शासक बनता है, और उसके बाद कुछ शासकों के नाम मिलते हैं। दे ओनली फ्लडेड द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इनके अचीवमेंट्स ऐसे कुछ खास नहीं रहे होंगे, इसीलिए इनका सिर्फ नाम याद रखना जरूरी है, सिर्फ नाम, सुधाचंद, हरिचंद्र, वीणाचंद, ठीक है। अब बात करते हैं 1191, एक महत्वपूर्ण साल है, के बाद हम देखते हैं कि नेपाल के चल्ल नामंत राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इस अधीनता से मुक्ति किसने दिलाई है? आगे चलकर चंद शासक भारती चंद ने, जिसका टाइम पीरियड है 1437 से 1477 तक। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चंद शासक इनके अधीन रहे होंगे, राइट। यह पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु इन्वेडेड ओवर नेपाल, द नेम ऑफ द किंग इज भारती चंद। फिर एक इंपॉर्टेंट राजा का नाम मिलता है ज्ञानचंद, इनको गरुण ज्ञानचंद भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिरोज तुगलक का क्या रहा होगा, समकालीन। और ये पहला चंद शासक था जो फिरोज तुगलक के दरबार में भी गया था, भेंट अर्पित करता था, और सुल्तान ने ही इसको गरुड़ की उपाधि दी थी, इसलिए ज्ञानचंद को हम गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं, और उस नाम से इसको जाना जाता है। गरुड़ इसका राज चिन्ह था, और सेरा खड़कोट के ताम्रपत्र से उसके और विजय ब्रह्म के द्वारा एक संयुक्त भूमि संकल्प की गई थी। इसमें इसे राजाधिराज महाराज भी कहा गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन ये भी आए कि किस चंद शासक को राजाधिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता था, तो उसका नाम याद रखेंगे आप, ज्ञानचंद। ये हम खाली अभी ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में क्रमबद्ध तरीके से राजाओं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण राजा का नाम आता है बालो कल्याण चंद। इन्होंने मड़कोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिला लिया था, और चंपावत से अपनी राजधानी कहां पर शिफ्ट कर ली थी, अल्मोड़ा में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि अल्मोड़ा नगर की नींव किसने रखी थी, तब उसका नाम आएगा भीष्मचंद, और राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया, बालो कल्याण चंद ने। तो ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अकबर का समकालीन था, इसका बाद का शासक रुद्रचंद, और इन सब के बारे में भी आगे हम अभी पढ़ेंगे। ये छोटी सी एक समरी है चंद शासकों के बारे में जिसे आपको जानना होगा। एक अन्य शासक का नाम मिलता है जिसका नाम है लक्ष्मीचंद। इसने बंदोबस्ती कार्यालय बनवाया, न्योवाली और बिस्टाली कचहरियां खुलवाई इसने, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, न्योवाली और बिस्टाली का संबंध किस चीज से है,
जुडिशरी से है, अर्थात कचहरियों से है। राज्य कर्मचारियों की श्रेणियां बनवाई किसने? लक्ष्मीचंद ने। और अनेक प्रकारों के करों का भी सृजन किया। और कर आप जानते ही हैं कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्या होती है? इनकम होती है राज्य के लिए। कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज भी हमको देखने को मिलती है लक्ष्मीचंद के द्वारा, और उसने बड़े बड़े बगीचे भी लगवाए और मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। त्रिमल चंद के समकालीन शासक, मुगल शासक कौन है? शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी। किसको? त्रिमल चंद को। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। हल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल, एक हथिया मतलब एक हाथ से बना हुआ निर्मित एक मंदिर है, जिसका निर्माण किसके समय में हुआ था? बाज बहादुर चंद के समय में हुआ था। ठीक है। चंद राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक उद्योत चंद था, और अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना ज्ञानचंद ने करवाई थी। जगत चंद नाम के एक शासक का नाम मिलता है, जिसका टाइम पीरियड है 1708 से 1720, और इन दिनों हम देखते हैं कि मुगल काल का पतन आरंभ हो चुका था। तो इस दौरान हम देखेंगे कि बहादुर शाह फर्स्ट और वो सब चीज़ें चल रही थी मुगल दरबार में। ठीक है। और इस पीरियड को मान सकते हैं कि कुमाऊं का स्वर्णकाल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस चंद शासक के काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है। याद रखेंगे इस बात को। कल्याण चंद बाज बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला महल भी बनवाया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। और देवी चंद नाम के शासक को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है। 1790 के आसपास, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका था कि नेपाली के गोरखाओं शासकों ने आक्रमण किया और इनको पराजित करके वहां के महेंद्र चंद्र नाम के व्यक्ति को पराजित किया, जो अंतिम शासक माने जाते हैं। किसके? चंद्रवंश के। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? राजा महेंद्र चंद। एक साधारण से युद्ध में हार गए और कुमाऊं क्षेत्र अब किसके कब्जे में आ गया था? गोरखाओं के। और इस तरीके से 1790 से 1815 तक डायरेक्टली कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है ये गोरखा शासकों के अधीन हो चुका है। ठीक है। तो ये सारी बातें, और भी इसमें कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। देखिए, रुद्रचंद के बारे में एक चीज और लिखी है, त्रैवैणिक धर्म निर्णय, ऊषा रुद्र गोदिया और राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना करी है। तो प्लीज आप चाहें तो अपनी बुक में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि ये सारी बातें आपको किस चंद शासक के संबंध से जोड़ के देखनी चाहिए। कल्याण चंद्र चतुर्थ के बारे में भी कुछ बातें लिखी हैं, जिसका शासनकाल 1730 से 48 था। प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कल्याण चंद्रोदयम किसकी रचना है? कवि शिव की रचना है ये, और कल्याण चंद चतुर्थ के समय की है। चंद राजाओं की, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? गाय थी। सिक्कों, मोहरों और झंडों आदि पर अंकित किया जाता था गाय को। चंद राजा शिव के उपासक थे और इन्होंने देवी, शिव, सूर्य, गणेश व विष्णु के कई मंदिर बनवाए। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने ही बनवाया था। तो ये सारे कुछ यूजफुल फैक्ट्स हैं जो जल्दी जल्दी रिवाइज किए जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले कि हम इनकी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखें, चंद शासकों की जो कर नीति थी ये भी हम समझेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, पहले तो हम इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसी पेज में वापस लौटेंगे। ठीक, ओके। अब देखिए, यहां से कुछ चीजें, थोड़ा सा हमको और भी फैक्ट्स मिलेंगे, और भी कई सारे राजा। तो शुरुआत होती है सोमचंद से। तो सोमचंद ने चंपावत के राजभुंगा में एक किले की स्थापना करी थी, और सोमचंद ने किस प्रकार से चंद्रवंश की स्थापना करी, इसका थोड़ा सा डिस्कशन अभी हमने किया था, और यहीं से शासन करना शुरू किया। राजभुंगा एक किले का नाम है जो सोमचंद ने चंपावत में बनाया था। और मैं आपको बता दूं कि शुरुआती जो शासक थे, चंद रूलर्स, इनकी जो राजधानी थी शुरुआती, ये कौन सी थी? ये थी चंपावती। और तड़ागी नहीं है, ये तरागिस नहीं है, तड़ागी है। और ये सब नेपाल के ही लोग थे। हम जानते हैं कि जिस तरीके से पोस्ट मुगल पीरियड में कई सारी पार्टीज बन चुकी थी, जिसको हम पार्टी फैक्शनलिज्म कहते हैं, और वो उस समय की राजनीति को प्रभावित करते थे, किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। तो ठीक उसी प्रकार से कुमाऊं में भी हम देखते हैं कि कुछ खास वर्ग हैं जिनका सत्ता के गलियारे में अच्छा खासा दखल था। ये कौन लोग रहे थे? कारकिस नहीं, ये कारकी है।
कार्की नाम का सरनेम आपको हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। कार्की, बोहरा सही लिखा है यहाँ पर। तरागिस नहीं है, तड़ागी है। ये क्या है? तड़ागी, TARAGI। चौधरी, ये सारे जो प्रभावशाली लोग रहे होंगे, ये उस समय के क्या थे? राजाओं के सलाहकार थे। और इन्हीं की मदद से इनका कॉन्फिडेंस गेन किया होगा किसने? सोमचंद ने। खस या रावत शासकों को हराया होगा और शक्तिशाली फर्त्याल और मेहराओं को अपने अधीन कर लिया। ये भी एक गुट रहा होगा जो अपना प्रभाव साधने की कोशिश करता होगा, है ना। आप जानते ही हैं कि तख्त की परवाह बादशाह से ज्यादा वजीर को होती है। तो हर कोई वजीर बनना चाह रहा है, हर कोई किंग मेकर की भूमिका निभाना चाह रहा है। अगर शासक कमजोर होता है तब तो ये लोग अपनी योजनाओं में सफल हो जाते हैं। अगर शासक एम्बिशियस है, योग्य है ना, तो फिर इन लोगों की नहीं चलने देता। और ये प्रवृत्ति इतिहास के हर क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। राज्य में दो समूहों में विभाजित था, जैसा कि अभी हमने देखा। राजा स्वयं फर्त्याल समूह का हिस्सा बन गया बाद में, जबकि राजकुमार मेहरा समूह यानी कि जो प्रिंसेस थे समूह का हिस्सा बन गया, ताकि दोनों को समान दर्जा दिया जा सके। सोमचंद ने डोटी के राजा को कर देना जारी रखा। इससे पता चलता है कि सोमचंद एक मांडलिक राजा रहा होगा। मांडलिक से मेरा मतलब यहां से सबऑर्डिनेट रूलर से है, यानी कि अधीनस्थ शासक से है। इंद्रचंद्र नाम के शासक का नाम अभी हमने जिक्र किया भी था। रेशम की खेती शुरू करवाई है और चीन से व्यापार बढ़ा, जिससे क्या हुआ होगा कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी बनी होगी इंद्रचंद्र के समय में। वीरचंद्र, जिन्होंने खस राजा द्वारा सताए जाने के बाद तराई में शरण ली थी, को अलोकप्रिय खास राजा को पद से हटाने के लिए कुमाऊं के लोगों द्वारा श्री सौन खरायत के तहत वापस लाया गया था। लोगों के सहयोग से उन्होंने खस रावत शासक को हराया और फर्त्याल मेहरा समूहों की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। ये कुछ टिपिकल सी बातें हैं, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हैं जो दरबार में चलती थी। अगले शासक का नाम हमको मिल रहा है त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट, 1275 से 1296। ये वो समय रहा होगा जब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश समाप्त हो रहा था और खिलजी वंश की स्थापना हो रही थी। तो इससे भी आप एसोसिएट कर सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का समकालीन शासक, या कह सकते हैं कि हाँ, त्रिलोकचंद रहा होगा कुमाऊं वाले पार्ट में। इसने अपनी पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भीमताल किले की स्थापना करी। वेरी इंपॉर्टेंट, नैनीताल जिले में ही एक भीमताल भी है और वहां पर इसने अपना किला बनाया। शासक का नाम याद रखेंगे, त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद का संबंध किस चीज से है? भीमताल किले से है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार 12 मंडल, पाली और चकाता तक किया। ज्ञानचंद ने राजा विजय ब्रह्म को हराकर सोर को चंद्र साम्राज्य के अधीन कर दिया। सोर नाम का इलाका पिथौरागढ़ में है। वहां के शासकों को इसने अपने अधीन किया। किसने? ज्ञानचंद ने, नॉट त्रिलोकचंद। इसमें कुछ बातें ऊपर नीचे लिखी हुई हैं। गरुड़ ज्ञानचंद की हम बात करें, ने थोड़े समय के लिए तराई को अपने अधीन कर लिया था, जो बाद में संभल के नवाब के हाथों में चला गया। यानी कि तराई वाला क्षेत्र आप जाएंगे, आप जब शिवालिक माउंटेन से साउथ की तरफ आते हैं तब आपको मिलेगा भाबर। तो हल्द्वानी और काठगोदाम वाला जो इलाका है वो भाबर है, और उसके साउथ में जब आप जाएंगे लाल कुआं और उधम सिंह नगर की तरफ, तो वो तराई वाला इलाका है जो सटा हुआ है किससे? रोहिलखंड के मैदानों से। तो वहीं के नवाब की बात हो रही है। ज्ञानचंद ने नीलू कठैत के नेतृत्व में अपनी सेनाएं भेजी, जिन्होंने नवाब को हराया और तराई को फिर से कुमाऊनी शासन के अधीन कर दिया। ये बड़ा अचीवमेंट रहा होगा ज्ञानचंद का। नीलू कठैत के नेतृत्व में अपनी सेनाएं भेजी और नवाब को हराकर तराई वाले क्षेत्र को फिर से किस में शामिल कर लिया होगा? कुमाऊं वाले पार्ट में। इसके लिए राजा ने उसे राउत में 3 गांव और कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। तो ये याद रखेंगे कि ये उपाधि किसको दी गई थी? नीलू कठैत को दी गई थी। एक राजा का और उल्लेख मिलता है हमको, राजा विक्रमचंद। इसके दौरान सुल्तान मुबारक शाह की सेना ने माल तराई यानी कि तराई वाले क्षेत्र पर हमला किया था। विक्रम शाह ने कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव पर आक्रमण किया। अब ये फैक्ट मुझे यहां पर समझ में नहीं आ रहा कि विक्रम शाह ने कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव पर आक्रमण क्यों किया होगा यहां पर। अगले शासक का नाम पढ़ लेते हैं, उद्यानचंद। देखिए, उद्यानचंद का टाइम पीरियड है 1420 से 1421।
आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं कि उद्यान चंद के समय में भारत के इतिहास में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही थी, क्या तुगलक वंश की स्थापना हो चुकी थी, समथिंग लाइक दैट। तो उद्यान चंद सिर्फ 1 साल तक शासन करता है, ओके, और अत्याचारों के कारण जनता पर ज्ञानचंद के अत्याचारों का प्रायश्चित करने के लिए इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानचंद ने कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप किए होंगे जिसके कारण वो अलोकप्रिय हो गया होगा। उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई तथा जनता को सभी करों से मुक्त करवाया। उसने मांडलिक, चौगरखा और मेहरूदी राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य का विकास किया है। ये बात कही जा रही है उद्यानचंद के संबंध में। अब अगले राजा का नाम आता है इंपॉर्टेंट, भारती चंद। भारती चंद का देखिए टाइम पीरियड काफी लंबा है, 1437 से 1477, यानी कि 40 साल तक। 12 साल के युद्ध के लिए जाना जाता है और इस समय डोटी के रायका राजा को काली कुमाऊं का संप्रभु शासक माना जाता था और चंद शासक उन्हें वार्षिक कर देते थे। भारती चंद ने डोटी पर युद्ध की घोषणा कर दी और उस कर से मुक्त कर दिया होगा जो अब तक चंद शासक दे रहे होंगे। कटेहर के राजा रतन सिंह और सोनकोट के वीर मेद सोन की मदद से उनके बेटे ने एक शक्तिशाली सेना का आयोजन किया। और डोटी के राजा कौन थे उस समय समकालीन? नागमल्ल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। को हराया और इसके साथ ही चंद्र साम्राज्य का विस्तार सेरा और डोटी क्षेत्र में हो गया था। ये बात हो रही है पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र की। तो ये सारी उपलब्धियां हमें भारती चंद नामक शासक के समय में देखने को मिलती हैं और इस तरह से कह सकते हैं कि कुमाऊं के चंद शासकों में भारती चंद का महत्वपूर्ण स्थान है। भारती चंद के बाद आते हैं उसके पुत्र रतन चंद। लेकिन हम देखते हैं यहाँ का जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पर। उसका टाइम पीरियड 1477 से 88 रहा होगा, ठीक है, या 1450 तक ही रहा होगा। 1450 में गद्दी पर बैठता है रतन चंद। तब भी जब भारती चंद जीवित थे, यानी कि उनके जीते जी पुत्र रतन चंद गद्दी पर बैठ गया था। शासनकाल के दौरान डोटी राजा नागमल ने कुमाऊं पर आक्रमण किया लेकिन हारे गए, या कह सकते हैं कि उनको पराजित हो गए हैं। रतन चंद ने जुमला, बंजाग और थल के राजाओं को भी अपने अधीनता स्वीकार करवाई और कुमाऊं को वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। अब तक चंद शासक कर दे रहे थे और अब जो शासक हारे हैं इनसे, वो इनको कर देंगे। यही होता है। इन्होंने सीरा के मल्ल राजा को हराया और सौर क्षेत्र के चंद साम्राज्य की अधीनता भी स्वीकार करवाई। अगले शासक का नाम आता है कीर्ति चंद। का टाइम पीरियड देखेंगे 1488 से 1503। तो हम देख सकते हैं कि अभी भी दिल्ली सल्तनत चल रहा है और इस समय लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड चल रहा है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मुगल वंश की स्थापना अभी नहीं हुई है। कीर्ति चंद एक नाथपंथी यानी कि शैव भक्त था और चंपावत में रहने वाले शेर बाबा नागनाथ के अनुयायी थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कीर्ति चंद के संबंध में आपको याद रखना होगा, ठीक है। शेर बाबा नागनाथ के क्या थे? फॉलोवर थे। वह एक बहादुर नेता थे और उन्होंने काली कुमाऊं और सोर क्षेत्र से परे चंद्र साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक, किसने? कीर्ति चंद ने। उसने 12 मंडल में बाणदी देवी के पूरब में बिसात कोट, खगमरा कोट तथा अल्मोड़ा के निकट सिनारा कोट को अपने साम्राज्य में शामिल किया। तो ये सारी उपलब्धियां रही किसकी? कीर्ति चंद की। 12 मंडल पर विजय प्राप्त करने के बाद कीर्ति चंद ने गगास और कोसी नदियों के बीच के क्षेत्रों कैडारो और बोरारो के निकटवर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया। ये देखिए कुछ नाम आपको दिखाई देंगे। पाली, रामगंगा तथा गगास क्षेत्र के शासकों ने उसके सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कीर्ति चंद एक जरूर बहादुर शासक रहा होगा। इस प्रकार यह क्षेत्र बिना युद्ध के चंद साम्राज्य के सामने अधीनता स्वीकार कर लेता है। बाद में उसने फलदा कोट और कोशिया कुटेली को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। इन अभियानों के बाद तख्तियूर, जो वर्तमान का बैजमठ, दानपुर, कपकोट, अस्कोट और सीरा को छोड़कर पूरे कुमाऊं में चंद साम्राज्य फैल चुका था। ठीक, 1500 ईस्वी में एक शासक का नाम मिलता है गढ़वाल के, जिसका नाम है अजयपाल। यहां पर आक्रमण किया और उसे पराजित भी किया। हालांकि उन्होंने गढ़वाल को, अजयपाल को वापस कर दिया था, लेकिन उन्हें सोने के रूप में वार्षिक कर भेंट देनी पड़ती थी। युद्ध चौकटिया के रास्ते लड़ा गया, जो भावी कुमाऊं राजाओं के गढ़वाल पर आक्रमण का मार्ग बन गया था। यानी कि आगे चलकर जो भी युद्ध होंगे गढ़वाल और कुमाऊं के सेना के बीच,
वो जरूर इस रास्ते में होते होंगे या इस क्षेत्र में होते होंगे। देघाट को राजा कीर्तिचंद्र द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल के बीच सीमा के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की सीमा समझ रहे हैं ना आप, इस क्षेत्र को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखेंगे। अब आते हैं शासक भीष्मचंद्र। देखिए कुछ अंतराल हमको दिखाई देता है, इसका मतलब इसके बाद जो शासक रहे होंगे वो कमजोर रहे होंगे। भीष्मचंद्र का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1550 से 1560, और यहां पर हम देखते हैं कि मुगल वंश के महान सम्राट अकबर अपना शासन स्थापित करने वाले हैं। भीष्मचंद्र का टाइम पीरियड 1550 से 1560 का है। ने अपने बेटे बालो कल्याण चंद्र के नेतृत्व में डोटी में सेना भेजी, जहां स्थानीय लोगों ने कुमाऊं राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस तरह से पाली और सिनारा के पश्चिम हिस्से में भी अशांति शुरू हो गई थी। ये सारी एक्टिविटीज भीष्मचंद्र के समय में हो रही हैं। भीष्मचंद्र को चंद राजधानी को अपने साम्राज्य के बीच में कहीं स्थानांतरित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण इसने आलमनगर नामक एक शहर बसाया, जिसको बाद में अल्मोड़ा कहा गया है। इस प्रकार उन्होंने इसे चंपावत से खगमरा कोट में स्थापित कर दिया, स्थानांतरित, जहां उन्होंने एक अस्थायी राजधानी से पाली और सिनारा को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस बीच रामगढ़ के स्थानीय शासक जो गणपति हैं, गजुवंधिका, ने खगमरा पर हमला कर दिया और भीष्मचंद्र की हत्या कर दी। बाद में उनके बेटे बालो कल्याण चंद ने बारामंडल क्षेत्र में कब्जा करने के लिए गजुवंथिंगा की हत्या कर दी। एक तरीके से बदला ले लिया बेटे ने अपने पिता की मौत का। भीष्मचंद्र ने सरदार खवासखा को भी आश्रय दिया, जो शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का विरोधी था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप नोट करेंगे। ठीक है, शाह ने उसे वापस करने से इनकार कर दिया था, शाह को। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज भीष्मचंद्र के समय की हैं। ठीक है, तो ये देखिए भीष्मचंद्र ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन उसको राजधानी किसने बनाया? बालो कल्याण चंद ने। बालो कल्याण चंद का टाइम पीरियड देखिए 1560 से लेकर 1568 तक है, यानी कि ये अकबर का समकालीन हो गया। ठीक है, राजधानी बनाई अल्मोड़ा को, अकबर का समकालीन है। इन्होंने इसे आलमनगर नाम दिया, लेकिन क्षेत्र में किल्मोड़ा की बहुतायत के कारण इसका नाम अल्मोड़ा पड़ गया। अल्मोड़ा की स्थापना 1563 में हुई थी, बालो कल्याण चंद के समय में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस समय मानकोटी राजा नारायण चंद गंगोली पर शासन कर रहे थे। पंत और उप्रेती, दो ब्राह्मण कास्ट हैं उत्तराखंड की, उनके दीवान थे। किसके दीवान थे पंत और उप्रेती? बालो कल्याण चंद के। गंगोली में अशांति का लाभ उठाकर उसने उस पर अधिकार कर लिया, और इस समय सोर और सीरा यानी कि पिथौरागढ़ और आसपास के क्षेत्र डोटी के रायका राजा के नियंत्रण में थे। कल्याण चंद की पत्नी उनकी बहन थी। कल्याण चंद ने दहेज में सोर और सेरा की मांग की। उसने दहेज में सोर प्राप्त किया और बाद में सेरा पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने दानपुर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उसे रौतेलों के अधीन कर दिया, जो इस समय चंदों के मुख्य समर्थक माने जाते थे। तो ये देखिए 8 सालों में ये सारी एक्टिविटीज हमें बालो कल्याण चंद के संबंध में देखने को मिलती हैं। प्री वाले एग्जाम को ध्यान में अगर हम रखें तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तो इसमें आलमनगर और ये समकालीन शासक हैं जो नारायण चंद गंगोली, ये आ सकता है एग्जाम में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, और इस कम समय में अधिक से अधिक मटेरियल अगर आपके पास है बिल्कुल सधा हुआ, तो रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले शासक रुद्रचंद की। काफी लंबे समय तक शासन दिख रहा है इसका, 1568 से 1597, लगभग 30 साल। तो ये भी अकबर का समकालीन है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करी है किसने? रुद्रचंद ने। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली किसने? रुद्रचंद ने। और कुमाऊं को मुगलों का जागीरदार राज्य बना दिया गया, ये अकबर ने किया होगा। कांठ और गोला के नवाब हुसैन खान टुकड़ियों के साथ ने तराई पर अधिकार कर लिया था, और उसके बाद रुद्रचंद ने तराई पर अपना शासन पुनः स्थापित कर लिया था। रुद्रचंद ने नवाब कटाहर को इकाफा लड़ाई यानी कि एक से एक लड़ाई के लिए चुनौती दी, आमने सामने वाली लड़ाई, और उन्हें हरा दिया। रुद्रचंद ने अकबर की सेनाओं के साथ नागौर की लड़ाई लड़ी और उसे 84 माल यानी कि तराई भाबर का जो क्षेत्र है, फरमान और खिल्लत प्राप्त किया। ये
अकबर ने इसको प्रदान किया है। उनका अगला कार्य इस क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करना था, जिसके लिए उन्होंने रुद्रपुर शहर की स्थापना करी, जिसको हम आज उधम सिंह नगर कहते हैं। उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर ही है। और रुद्रपुर की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, किस चंद्र शासक ने की थी? रुद्रचंद ने की थी। ठीक है, उनके लिए एक किला बनवाया और कई अधिकारियों को नियुक्त किया, जिनमें से काशीनाथ अधिकारी प्रसिद्ध थे। उन्होंने बीरबल को अपना पुरोहित भी नियुक्त किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने अल्मोड़ा में मल्ला महल, इंपॉर्टेंट, मल्ला महल बनाया था। कहाँ? अल्मोड़ा में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, तो रुद्रचंद के बारे में हम देख सकते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार तो कर ली, लेकिन साथ साथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और क्षेत्रीय राजा होने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा होगा कुमाऊं के इतिहास में। शिव प्रसाद डबराल क्या कहते हैं, देखते हैं। शिव प्रसाद डबराल ने रुद्रचंद को हर्ष शिलादित्य कहा है, ये आप नोट करेंगे, इतिहासकार का नाम याद रखेंगे शिव प्रसाद डबराल, और उपाधि का नाम रखेंगे किसका? हर्ष शिलादित्य। किसकी उपाधि है? रुद्रचंद की। रुद्रचंद ने कत्यूर पर आक्रमण कर सुखल देव को मार डाला और उसके राज्य को चंद्र साम्राज्य में मिला लिया। इसका मतलब यह हुआ कि छोटे स्तर पर ही सही कत्यूरी अपना शासन जारी रखते थे। और इसका समकालीन कत्यूर शासक कौन रहा होगा? सुखल देव। स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था रुद्रचंद। उन्होंने कई स्थानीय लोगों को शिक्षा के लिए काशी भेजा और लौटने के बाद उन्हें दरबार में उच्च स्थान भी दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को संस्कृत सिखाई। स्वयं संस्कृत के ज्ञाता होने के साथ ही उन्होंने 4 संस्कृत कृतियां लिखी। ये देखिए, आपको याद रखना होगा। उषा राघुदेव एक नाटक लिखा, शैनिका शास्त्रम, ययाति चरित्रम और त्रैमाणिक धर्म निर्णय, ये सारी बुक किसकी हैं? रुद्रदेव की हैं या रुद्रचंद की हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान उनके साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था का पुनर्वितरण और नामकरण था, जिसके लिए उन्होंने धर्म निर्णय नामक पुस्तक को संहिताबद्ध किया था। धर्म निर्णय, ठीक है। रुद्रचंद ने बालेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया और जागेश्वर और केदारेश्वर के मंदिरों की मरम्मत यानी कि उसका पुनरुद्धार करवाया। उनकी और उनके शासन की चर्चा नील नदी के यूरोपीय व्यापारी विलियम फिच ने भी की है। इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हैं ना रुद्रचंद की कितनी सारी उपलब्धियां हैं। जिस राजा की जितनी ज्यादा उपलब्धियां होती हैं, वहां से सवाल बनने की भी संभावना रहती है। रुद्रचंद्र के बाद हम देखते हैं कि उसके छोटे पुत्र लक्ष्मीचंद का नाम आता है, जो गद्दी पर बैठा। वो भी एक महान निर्माता था, जिसका थोड़ा सा जिक्र अभी हमने शुरुआत में किया भी था। याद आ रहा है ना आपको? उसने बड़े बड़े बगीचे स्थापित करवाए। नरसिंह बाड़ी नाम सुना होगा आपने, पांडुखोला, कबीना, लक्ष्मीश्वर में उद्यान स्थापित किया। कई मंदिरों का निर्माण करवाया और क्षतिग्रस्त और पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का रख रखाव शुरुआत करवाई इसने। गढ़वाल के साथ या गढ़वाल के शासकों के साथ कई बार युद्ध किए, परंतु 7 बार पराजित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें लखुली बिराली की उपाधि मिली है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली यानी कि डरपोक बिल्ली कहा जाता था। और वह किला जहां से उन्होंने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया, सियाल बुंगा कहा जाता है। सियाल बुंगा, जहां से 7 बार आक्रमण किए गए थे। उन्होंने गढ़वाल के विरुद्ध 8वीं लड़ाई में जीत हासिल की, जिसके लिए कुमाऊं में एक त्योहार है खतड़ुआ। क्या मनाया जाता है? खतड़ुआ मनाया जाता है। तो ये कुमाऊं के राजा की गढ़वाल के राजा पर जीत का सूचक है। ठीक है, खतड़ुआ त्योहार का संबंध कुमाऊं से है, जो कि किसका प्रतीक है? कुमाऊं की जीत का। किसके ऊपर? गढ़वाल के राजा के ऊपर। हालांकि 7 बार हार गए, उसके बावजूद भी इसको उपलब्धि मान रहे हैं कौन? कुमाऊं के शासक। अब बात करते हैं, रुद्रचंद के एक बड़े पुत्र थे जिसका नाम था शक्ति, जो कि जन्म से अंधा था लेकिन बड़ा ही योग्य और प्रतिभाशाली प्रशासक था। गोसाई दत्त, है ना, या शक्ति सिंह, कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त कराने के लिए जाना जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कुमाऊं में पहला बंदोबस्त किस चंद्र शासक ने करवाया या किस व्यक्ति ने करवाया? तो ये करवाया है शक्ति सिंह ने, जो कि रुद्रचंद के क्या थे? बड़े बेटे थे, जो कि जन्म से अंधे थे। जिसमें बेलका, नाली, कच्छ, रत्ती, मासा, पैसा, दुगाड़ी, बीसी, आली, ज्यूला आदि शामिल थे। ये सब क्षेत्र हैं। ठीक है।
ये बंदोबस्ती काम है जो शक्ति सिंह के द्वारा किया गया था। एक मजबूत और स्थिर प्रशासनिक संरचना स्थापित करने का श्रेय, जिसमें चंद साम्राज्य के सरदार, फौजदार, नेगी, नाग, न्यवाली, बिस्टाली, बीसी भी शामिल थे, आदि का श्रेय भी इनको दिया जाता है। ओके, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो ये जो ज्यूला, सिरती, बेनकर, रैया, कूट, भट्ट, छिनक्कर, गल्ला, भेंट, ये सब क्या है? एक प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है, भूमि बंदोबस्त को उनकी बीसी प्रणाली के बाद अंग्रेजों ने अपनाया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा जो आपको ध्यान देना चाहिए कि बीसी प्रणाली का संबंध किसके समय का है। बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल के खिलाफ अपने अभियान में मुगल शासक शाहजहां का समर्थन किया और बदले में उन्हें बहादुर की उपाधि मिली, बाज बहादुर चंद, और तराई के जमींदारों के लिए एक फरमान मिला। बाज बहादुर नाम के शासक ने उत्तराखंड में ही बाजपुर नाम के शहर की स्थापना करी थी, जो हल्द्वानी से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लगभग 45 किलोमीटर मान के चलिए, और वहां अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। उन्होंने बंगनगढ़, लोहबा, जूनागढ़ के गढ़वाली किलों पर कब्जा कर लिया और देवी नंदा देवी को माल महल में स्थापित करने के लिए लेकर आए। उसने दारा शिकोह को शरण देने से इनकार कर दिया और उसे गढ़वाल भेज दिया और औरंगजेब का संरक्षण प्राप्त किया। ठीक, बाज बहादुर चंद ने। इसका मतलब ये हुआ कि इन दिनों जब वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी मुगल्स पीरियड में, तो संरक्षण किसका मिला होगा? दारा शिकोह और उसके पुत्र को, गढ़वाल के शासकों का। 1670 में उसने तिब्बत पर आक्रमण किया और ताकला खल किले पर कब्जा कर लिया। ताकला खल किला कहाँ है? तिब्बत के पास है। अब हमें दूसरे राजा का नाम मिल रहा है इंपॉर्टेंट, कल्याण चंद। कल्याण चंद का टाइम पीरियड है 1729 से 1747। ठीक ठाक टाइम पीरियड है, लगभग 19 साल का, 18 साल का। और कुमाऊं में रोहिलों का भी आक्रमण होता है। रोहिल, ये रोहिलखंड वाले हैं। कुमाऊं में पहला रोहिला आक्रमण 1743 में कल्याण चंद के समय में हुआ और इस समय रोहिलाओं के जो नेता हैं अली मोहम्मद खान है। कुमाऊं में हमला करने के लिए हाफिज अहमद खान को भेजा। चंद अधिकारी, अब देखिए कुछ बातें हमको पता चलती हैं यहां पर क्या क्या हो रहा है। देखिए, चंद अधिकारी, रामदत्त अधिकारी और शिवदत्त जोशी ने अल्मोड़ा से सहायता का अनुरोध किया, यानी कि राजधानी से, जिसे राजा कल्याण चंद ने अस्वीकार कर दिया। इसी कारण हम देख सकते हैं कि रामदत्त की हार हुई होगी रोहिलाओं के साथ। रोहिला लड़ाई में प्यूला और सुयाल नदी के माध्यम से अल्मोड़ा पहुंच गए हैं। कौन? रोहिलाज। कल्याण चंद गढ़वाल में शरण लेने के लिए भाग गए। रोहिला ने शहर को लूटा और कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिवदत्त जोशी की संयुक्त सेना ने दूनागिरी, कैडारो, बोरारो में रोहिलाओं से मुकाबला किया, लेकिन वे हार गए। अंत में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत कुमाऊं राजा को रोहिलाओं को 3 लाख रुपए जुर्माना और 60,000 का वार्षिक भेंट अब करना होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक संधि रही होगी जिसे हारने वाले शासक को मानना ही होता है, कोई उपाय है ही नहीं। ठीक, तो संधि हुई लेकिन शर्तों के साथ। 1745 में अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में रोहिलाओं ने कुमाऊं पर फिर से आक्रमण किया, लेकिन बाड़ाखोरी में शिवदत्त जोशी और कोटा में हरिराम जोशी से बुरी तरह पराजित हुए हैं। कौन? इस बार रोहिला सरदार। अगले राजा का नाम आ रहा है दीपचंद, जिसका टाइम पीरियड है 1748 से 1777। और इसी दौरान हम देखते हैं कि 1761 में पानीपत का युद्ध भी होता है। दीपचंद जोशी जब शासक बना होगा तो वो एक माइनर किंग था और वास्तविक सत्ता किसके हाथ में रही होगी? उसके मंत्री शिवदत्त जोशी के पास। ये देखिए, पोस्ट मुगल पीरियड के दौरान हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो शिवदत्त जोशी और हरिराम जोशी के नेतृत्व में कुमाऊं सेना ने मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली की ओर से रोहिलाओं के साथ मिलकर पानीपत में लड़ाई की थी। ठीक है, पानीपत में भाग लिया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
इस युद्ध में कुमाऊं सेनाओं द्वारा बाण नामक एक विशेष रॉकेट का प्रयोग किया गया था। वाह, यह रहा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मराठों की सेनाओं की हार में निर्णायक साबित हुआ, ऐसा बताते हैं उत्तराखंड के कई इतिहासकार, जबकि वो हारे थे अहमद साहब दाली से। इस युद्ध के बाद कुमाऊं और रोहिला बादशाह, रामपुर के नवाब, नजीबाबाद और मुरादाबाद के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए और कुमाऊं में शांति लौट आई है इन सब घटनाओं के बाद। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं कि शिवदत्त ने इस समय का उपयोग रुद्रपुर और काशीपुर के किलों को मजबूत करने और वहां पर स्थायी सेना तैनात करने के लिए किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात रही होगी। लेकिन यह शांति भी बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकी और आंतरिक मतभेद के कारण हम देखते हैं कि चंद्र साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लग गया। उदाहरण के लिए शिवदत्त जोशी और हरिदत्त जोशी के पुत्रों जयकृष्ण और जयराम ने भी बांसुरी सेना में लड़ाई लड़ी, जिसमें जयराम मारा गया। फतेयालों ने सैनिकों के बीच भी अक्सर समस्याएं और अशांति पैदा की थी। तो कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत शांति के बाद, है ना, आंतरिक कलह कई बार क्या बन जाती है, पतन का कारण बन जाती है। महेंद्र चंद अंतिम शासक है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिर्फ 2 साल के लिए। मोहन चंद्र के पुत्र थे और इनके अधीन चंद्र साम्राज्य और कमजोर हो गया और प्रशासन, सेना और भी कमजोर हो गई। अंततः नेपाल के राजा रण बहादुर शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और चंद राजवंश हो गया समाप्त। और इस प्रकार से कुमाऊं में किसकी सत्ता स्थापित हो गई? ये हो गई है गोरखाओं की। तो गोरखा शासन शुरू होता है कहां? कुमाऊं में 1790 से लेकर 1815 तक। इसमें एक बात जो इसमें नहीं लिखी गई है वो ये कि जो अंतिम शासक जो हम देख रहे हैं ना कुमाऊं में, उसमें कई चीजें और जानने जैसी हैं। जैसे 1779 से लेकर 1786 का जो पीरियड है, उसमें राजा तो उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यहां पर प्रशासनिक जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री है वो सबसे ज्यादा उसी की चलती है यहां पर, और नाम है उसका हरदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, सॉरी। इस पीरियड को इतिहासकारों ने जोशी काल का नाम दिया है। इसको आप नोट कर लीजिए कि कुमाऊं के किस पीरियड को जोशी काल कहा गया है। और कुछ समय के लिए कुमाऊं और गढ़वाल का एक ही राजा था और वो था गढ़वाल का शासक। ये बातें हम जानेंगे जब हम गढ़वाल के बारे में पढ़ेंगे, तब कि कैसे ऐसा हो गया कि इस हर्षदेव जोशी ने कई बार गढ़वाल शासकों से मदद मांगी और यहां पर गढ़वाल शासकों ने मदद भी करी। प्रद्युम्न शाह यहां कुछ समय के लिए शासक भी रहे। ये सारी बातें हम परमार वंश के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था, एक बात जान लीजिए कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं होती है, सिर्फ राजाओं की उपलब्धियां ही नहीं होती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली, लेकिन राजनीतिक इतिहास के अलावा इनकी जो अपनी व्यवस्था है ये जान लेनी भी जरूरी है। जैसे कि इनका प्रशासन यानी कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये जानना होता है। ये हर चैप्टर की खासियत है हिस्ट्री में, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सोशल लाइफ, है ना, रिवेन्यू कौन कौन, मतलब रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सेना कैसी थी, यानी कि आर्मी का क्या हाल था। ये सारी बातें भी हमको जाननी होगी चंद्र शासकों के बारे में। तो अब एक एक करके हम इसी को जानने की कोशिश करते हैं। इतने लंबे समय तक जो ये शासन रहा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में जो चीज़ देखेंगे, अब हम वापस वहीं पहुंच रहे हैं, और वो है क्या, इनकी कर नीति, यानी कि इनका जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो क्या थी। तो आप अच्छी तरह परिचित हैं इस बात से कि लैंड रेवेन्यू एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है, राजाओं का या साम्राज्यों का। तो हम कह सकते हैं कि जो जमीन है, यानी कि जो क्राउन लैंड है, उसका जो
वास्तविक स्वामी है वो स्वयं राजा ही होता था। और ठीक ऐसा यहाँ देखने को भी हमको मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से टैक्सेस थे। राजा रौत, गूठ अथवा विष्णु प्रीति में जिसे जमीन देता था वो थातवान कहलाता था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होंगी, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हमको देखने को मिल रहे हैं। थातवान कौन था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। थात का अर्थ होता है जमीन, खायकर का मतलब होता है खाई हुई जमीन पर कर देने वाला, और सिरतान, ये दोनों शब्द चंदों के समय के हैं। सिरतान उस आसामी का नाम था जो नकद टैक्स देखता था या कर देता था। चंद राजाओं के समय कुल 36 किस्म के राज कर होते थे, जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कि भूमि का मापन, यानी कि कुछ मेजरमेंट भी होते होंगे भूमि के, ये सारे टर्म्स उसी के लिए हैं। ज्यूला, नाली, विशा, अधाली, पालो, मसा, दीज आर द नेम ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, 20 नाली जमीन लगभग 1 एकड़ क्षेत्र के बराबर होती थी। ऐसे में एक मसा 2 किलो से कम माप का होता था। कहने का मतलब ये है, 2 किलो कहां से आ गया, यानी कि आप जानते हैं कि मसा एक किस्म की क्या है, यूनिट है। तो जिसमें जितना बीज आता था, है ना, और उसको छिटक दिया जाता था खेत में, तो जितना छिटक जाए वो कहलाता था ये। ठीक है, ज्यूला 10 कुंटल के बराबर होता था। अधाली लगभग 15 किलो का होता था। भूमि कर के अलावा निम्नांक, ये तो हो गए भूमि कर, इसके अलावा और भी कई सारे कर थे जो आपको जानने होंगे। ब्यूरोक्रेसी वाले चैनल में मैंने काफ़ी पहले, आप देख सकते हैं कि कुमाऊं वाला जो पार्ट है उसमें मैंने अपने नोट्स के द्वारा एक लेक्चर बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक, ज्यूलिया एक नाम कर का है, ये नदी के पुलों पर लगता था, इसे सांगा भी कहते थे। सिरती क्या होता था, एक नकद कर था, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिरती एक प्रकार का नकद कर था जो प्रायः माल भावर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, और यहीं से सीरतान शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति हुई है। बैकर कर जो था वो अनाज के रूप में लिया जाता था। राखिया, जिसे रछिया भी कहा जाता था, और सावन के महीने रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय लिया जाता था। आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के कर चंद शासकों ने जनता के ऊपर लगा रखे थे, और यही इनके क्या रही होगी, मेन सोर्स रहा होगा किसका, इनकम का। इसे रछिया भी कहते थे। और ये देखिए, ये हो गया राखिया। कूत, नकद के बदले दिया जाने वाला अनाज कूत कहलाता था। भेंट क्या होती थी, राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट। मांगा, युद्ध के समय में लिया जाने वाला कर। साहू, यह लेखक को दे कर होता था। रंतगली, खेनी कपिलनी, कटक, कटक का मतलब सेना से है तो सेना के लिए लिया गया कर। स्यूक, कमीनचारी, सयानचारी, यानी कि किसानों से लगान वसूल करने वाले सयानों को देकर। सिकदार, नेगी, परगना अधिकारी को देकर था सिकदार नेगी। लक्ष्मण चंद्र के मूना कोट ताम्रपत्र में इसके लिए 2 रुपया कर ठहराया गया है। यह कर पूरे गांव से लिया जाता था। गरखा नेगी, ये देखिए गरखाधिकारी को दे कर होता था, इसका उल्लेख भी मूनाकोट ताम्रपत्र से हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रख लीजिएगा। कनक, हिलियानी, अघूल, डाला, बाजदार, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आपके मोबाइल में। जब भी आप ये लेक्चर देखें तो इसको वर्टिकल मोबाइल में मत देखो, हॉरिजॉन्टली रखिएगा। एक तो मोबाइल ऐसे देखना होता है, एक होता है ऐसे स्क्वायर फॉर्म में। वैसे देखेंगे तो आपको पूरी चीजें स्पष्ट रूप से नजर आएंगी, और वैसे ही इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। तो ये तो रही इसकी क्या, कर व्यवस्था। तो प्लीज ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम वापस लौटते हैं कि इनका प्रशासन कैसा था, चंद शासकों का प्रशासन। ठीक है, आइए देखते हैं।
एक मिनट, हाँ, ये रहा, देखिए, चंद प्रशासन। सोमचंद ने एक प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की थी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और व्यवस्था को चलाने के लिए उसने फर्त्याल और मेहराओं से मंत्रियों, नागरिक प्रशासन सलाहकारों, सेनाध्यक्ष जैसे अधिकारियों को नियुक्त किया था। ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए उन्होंने बुद्ध और सयाना, बुद्ध नहीं, वृद्ध होगा, वृद्ध, वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्ति, अर्थात जो मैच्योर है, ये वृद्ध है ना, बुद्ध नहीं है, और सयाना की व्यवस्था की थी। तो वृद्ध और सयाना लोग हैं जो काफी क्या होते थे, एक्सपीरियंस होते थे, और उन्हें प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व शक्तियां दी गई थी। जोशी, बिस्ट, पांडे के प्रमुख सभापति, पुरोहित, वैद्य और नागरिक और पुलिस प्रशासन में नियुक्त किए जाते थे। राज्य को परगने में और उसे गांवों और शहरों में विभक्त किया गया था। यानी कि हम हायरार्की देख रहे हैं, किसकी, हम लोग देख रहे हैं हायरार्की, किसकी हायरार्की देख रहे हैं हम लोग, चंद शासक में, कि सबसे बड़े साम्राज्य आ जाएगा, फिर कमिश्नरी आ जाएगी, फिर परगने आ जाएंगे, फिर शहर आ जाएंगे और गांव। रोजीना एक प्रकार का ऋण था जिससे प्राप्त राजस्व का उपयोग कर्मचारी के वेतन का भुगतान करने के लिए किया जाता था। ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोजीना क्या था, ठीक है। थाटवान, ये थातवान है, थातवान भूमि के मालिक थे जो फसलें उगाते थे और राज्य को राजस्व देते थे। न्याय वितरण प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक, आपराधिक, धार्मिक और छोटी प्रकृति के सभी अपराधों का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता था। दुर्लभ मामले अदालत तक पहुंचते थे। कानून का शासन अस्तित्वहीन था। इस प्रकार न्याय व्यक्तिगत निर्णय और रीति रिवाजों के आधार पर कर दिया जाता था। सजा तय करने के लिए जाति एक महत्वपूर्ण कारक हुआ करती थी। पत्नी और बच्चों को निजी संपत्ति समझा जाता था उन दिनों। अगर हम बात इस समय के समाज की करें तो समाज ब्राह्मण, राजपूत, खसिया, भोटिया, शूद्र, राजी सहित कई सारी जातियों और उपजातियों में विभाजित था। तराई क्षेत्र में थारू और बोक्सा महत्वपूर्ण जनजाति थी, जैसा कि हम कल पढ़ चुके थे पहले लेक्चर में। इससे 8वीं शताब्दी के दौरान जैन धर्म और 12वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान महायान बौद्ध धर्म ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। तो चंद वंश के आरंभ से ही मुसलमान भी आना शुरू हो गए थे। बाज बहादुर ने मुसलमानों को ऊंचे पदों पर नियुक्त भी किया था। रोहिला हमलों के दौरान और अधिक मुसलमानों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। टके का विवाह एक प्रथा हुआ करती थी जिसमें दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को कुछ पैसे देता था। बहुविवाह मौजूद था, लेकिन ज्यादातर अमीर लोगों के बीच इसका चलन बहुत कम था। विधवा पुनर्विवाह और नियोग प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। लोकगीत, धार्मिक त्योहार और मेले मनोरंजन के मुख्य साधन हुआ करते थे। आर्थिक व्यवस्था में हमने कर वाला पार्ट हमने देख ही लिया है। तो चंद काल को कुमाऊं के आर्थिक उन्नति की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया है। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया भी था कि किस शासक के समय को स्वर्ण काल कहा जाता था। एक स्थिर और बड़े राज्य ने लोगों को उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने का अवसर दिया। राज्य ने भी मुख्य रूप से अधिक राजस्व उत्पन्न करने, बड़ी राज्य मशीनरी चलाने और साम्राज्य के विस्तार और युद्ध लड़ने के लिए व्यापार सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। 36 रकम 32 कलम एक प्रकार की कर प्रणाली थी जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तांबे का सिक्का चंद शासकों का मुख्य सिक्का हुआ करता था, जिसके साथ समय समय पर मुगल मुद्रा का भी प्रयोग किया जाता था। व्यापार एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। समृद्ध भोटिया समुदाय तिब्बत के साथ व्यापार में लगा हुआ था, ये हम जानते ही हैं। और 1790 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से चंद वंश का अंत हो जाता है और कुमाऊं वाले पार्ट में कैसे किसकी स्थापना होती है, गोरखा साम्राज्य की। तो ये कुछ चीजें हैं इसमें जो काफी शॉर्ट में समझाई गई हैं। अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, फिर भी ये सारे फैक्ट्स अगर आपके पास हैं तो एग्जाम को पास करने में आसानी हो सकती है। तो ये तो रहा चंद डायनेस्टी के बारे में। अब हमें परमार डायनेस्टी के बारे में भी जानना होगा कि गढ़वाल की परमार डायनेस्टी का क्या इतिहास में महत्व है। तो जिसका टाइम पीरियड स्पष्ट हमारे पास मिलता है 888वीं एडी से लेकर 1815 तक का लंबा चौड़ा शासन काल है इसका, उत्तराखंड के गढ़वाल वाले पार्ट।
तो गढ़वाल वाला जो रीजन है वो नाम आ रहा है कहाँ से? गढ़ से। गढ़ का मतलब होता है किला। किला यानी कि छोटे कैसल्स कह सकते हैं आप, है ना। किला तो बहुत बड़ा होता है, कैसल कह सकते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर इसकी बहुलता के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, क्या कहा जाता है? गढ़वाल। ऐसे ही छत्तीसगढ़ है जहाँ। तो गढ़वाल का इतिहास का भी काफी महत्व है उत्तराखंड के इतिहास में। इसको हम समझने की कोशिश कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी ही फटाफट आपके पास लेक्चर पहुंच जाएगा। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। इस लेक्चर में हो सकता है कि चीजें हमने बहुत तेजी से पढ़ी तो हो सकता है वैसे समझ में ना आए, तो प्लीज इसको आधार मानकर अपनी बुक से भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।